हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 12th फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। जिसमें जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो ये डायपोल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। सवाल 5 या 3 नंबर में या तो गॉस थ्योरम से आएगा और नहीं तो इलेक्ट्रिक डायपोल वाले से आएगा। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पूरे चैप्टर में पहले चैप्टर में फिजिक्स के ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डायपोल बना ले रहे हैं भाई। ठीक है। अब डायपोल सभी को पता होता है, सभी को पता होना चाहिए क्या, कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है जो सेपरेटेड होता है एक फाइनाइट डिस्टेंस से। ठीक है। बहुत कम दूरी होता है इनके बीच में, जैसे कि NaCl हो गया, एग्जांपल हो गया भाई डायपोल का। ठीक है। चलिए, तो डायपोल क्या होता है? डायपोल बेसिकली डायपोल क्या होता है भाई, कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का अरेंजमेंट होता है विच इज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। चलिए, तो ये -q + q, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है, साइन अलग होता है। ठीक है। चलिए, इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना लेते हैं हम? 2l लेते हैं टोटल डिस्टेंस। ठीक है। और इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक l हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? l हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। इसके वजह से हमें क्या, इस डायपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट, लेट सपोज एक्सियल पॉइंट मेरा x पॉइंट पे है, x पोजीशन पे। ठीक है। सो इस पॉइंट पे हम क्या करने वाले बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। ठीक है। सो भाई निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ, निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहले एक चीज जो आपके पेपर में गिवन होगा क्या, कि डायपोल के सेंटर से, डायपोल के सेंटर से इस पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम r लेते हैं। या तो गिवन होगा पेपर में, नहीं तो आप खुद लेट करोगे कि r डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल टू द पोजीशन x, जो कि हमारा एक्सियल एक्स एक्सिस में ना, एक्सिस पे ही है तो इसलिए एक्सियल है। ठीक है। चलिए, वैसे आतर r गिवन होता है। आइए, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। तो देखो, ये मान के चलो पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है। ये दूसरे वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इधर होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड निकलता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, दूसरे वाले की वजह से इधर की तरफ जा रहा है, और पहले वाले की वजह से इसके तरफ ही होगा। यानी कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अगर मैं बोलूं E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? सो देखो भाई, फॉर्मूला लगाओगे के क्यू। अब डिस्टेंस कैसे निकाले, तो भाई देखो, इस वाले चार्ज से यहां तक की दूरी कैसे निकाल सकते हैं हम? कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये टोटल r है, ये l है, तो r - l कर दो, इतना डिस्टेंस आ गया। तो भाई पॉजिटिव चार्ज से x पॉइंट तक की दूरी कितनी है? r - l है। तो डिस्टेंस पुट कर दो यहाँ पे, r - l का होल स्क्वायर, r - l का होल स्क्वायर। ठीक है। ऐसे ही मैं E1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। k, चार्ज तो सेम ही है भाई, q, डिस्टेंस अलग हो सकता है। अब कैसे अलग है देखो, इस वाले चार्ज से, इस वाले चार्ज से कहां तक की, एक मिनट, इस वाले चार्ज से भाई अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, इस वाले चार्ज से इस पॉइंट के हम डिस्टेंस ले तो कितना आएगा? तो देखो, यहां से यहां तक तो r है और ये l है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? r + l। तो डिस्टेंस ले सकते हैं क्या? r + l का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो, तो E1 E2 के वैल्यू निकाल दिया हमने, अब बस E नेट निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। ठीक है। तो हमें E नेट निकालना है। E नेट कैसे निकाले भाई? E नेट कैसे निकाले? तो जब भी दो वेक्टर ऑपोजिट होते हैं, यानी 180 डिग्री पे होते हैं, यानी कि 180 डिग्री पे होते हैं, उसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो भाई सब्ट्रैक्ट कर लो। अब किसमें से किसको घटाएं? तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाते हैं। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो टर्म बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो टर्म छोटा। तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो टर्म बड़ा, यानी E2 बड़ा है। ठीक है। सो E2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो क्या भाई साहब? E1 घटा दो। ठीक है। E2 में से क्या घटा दो? E1 घटा दो। तो भाई पहले वैल्यू तो पुट करें, आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। E2 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन में r - l का होल स्क्वायर, KQ अपॉन में r - l का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? KQ अपॉन में r + l का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। E नेट बराबर KQ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भाई निकल गया, नीचे बचा 1 - r का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में r का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो, अब बस एलसीएम फ्रैक्शन खेलना है, आपका आंसर आ गया। देखो भाई क्या होगा,
ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं नीचे, ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठाओ इससे मल्टीप्लाई लगाओ, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस चिपका दो, इसको यहाँ पे मार लगाओ इससे, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। आ जाओ एक्सपेंड करते हैं भाई। ई नेट बराबर, ई नेट बराबर, इसको जरा के क्यू तो अपना बाहर ही है, बाहर फेंके रहो इसको, इसको जरा खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर वाले को खोलो जरा, तो अंदर वाले को खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं और नीचे वाले टर्म को एज इट इज छाप दीजिए, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं ताकि डेरिवेशन को फर्दर प्रोसीड कर सकें। चलिए इसको साइड में कर दिया हमने, आ जाओ आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें, एक काम करते भाई, ये माइनस प्लस माइनस कर देगा, यानी ये वाला टर्म तो कट जाने वाला है आपका, कौन सा वाला, ये वाले टर्म कट जाने वाले हैं, एक ये इसको काट देगा। अच्छा ये माइनस प्लस माइनस, यानी एल स्क्वायर प्लस का और एल स्क्वायर माइनस का कट जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, आप ब्रैकेट खोलोगे फिर काटना, डायरेक्ट मत काटना, मैं तो समझा दे रहा हूँ ऐसी। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो भाई आगे ई नेट बराबर, ई नेट बराबर के क्यू तो बाहर ही फेंके रहने दो, ठीक है। अंदर में क्या बचा, ये 2RL बच रहा, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस का 2RL, नीचे में R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जरा फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ये 4RL हो गया ऊपर में 4RL, ठीक है, और बाहर में तो के क्यू है, उसको कैसे भूल सकते हो, इसको तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। बाहर में क्या है बेटा, बाहर में यहाँ पे के क्यू है और अंदर में क्या हो गया 4RL हो गया, ठीक है। अच्छा जरा ये अब अंदर वाले को सॉल्व करो भाई, एक काम करो, ये दोनों से मैं स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, दोनों से स्क्वायर ए मान लो है ना, और इसको बी मान लो है ना, तो इसका स्क्वायर कॉमन निकल सकता बाहर में, बिल्कुल निकल सकता भाई। तो आ जाओ जरा स्क्वायर बाहर निकालते हैं, ये स्क्वायर तो भैया जी बाहर निकल गया, तो अब इसको अंदर में क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक काम करते हैं ब्रैकेट चेंज करते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। चलिए स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, अब अंदर में लिख सकते हैं हम क्या, ये आर माइनस एल, और एक बार क्या लिख सकते हैं आर प्लस एल। अच्छा कुछ चमक रह गया तुम्हें, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में पढ़ा ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो भाई ये ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आ जाओ इसको सॉल्व करके लिख रहे हैं भाई, ई नेट, ई नेट बराबर के क्यू, इससे मल्टीप्लाई कर दो 4RL से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, के क्यू 4RL से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा देखो क्या मैं 4 को 2 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, क्यों तोड़ रहा हूँ, ताकि डायपोल मोमेंट के रूप में इसको लिखा जा सके, ठीक है। तो ये 2 इंटू एल इंटू में आर, ठीक है, और ये 2 से मल्टीप्लाई रहने दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई इसको बाद में कर दो, यहाँ पे साइड में लिख दो, ठीक है, मतलब 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, भूल मत जाना इसको, ठीक है, 2 को साइड में निकाल के रख दो। इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि भाई ये ए माइनस बी प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दो भाई, ठीक है। सो नीचे क्या कर रहे हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं भाई। अच्छा इसका भी तो स्क्वायर है, तो भाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा, आओ। अच्छा बताओ डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2QL यही होता है ना। तो देखो ये 2 है, ये Q है, L है, इसके जगह पे डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई ई नेट बराबर, ई नेट बराबर क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे 2 साइड में निकालो, के लिखो, ठीक है, और इन तीनों के जगह पे, इनके जगह पे क्या आ गया बेटा, इनके जगह पे डायपोल मोमेंट आ गया, ठीक है, और जो आर बच रहा था उसको साइड में जस्ट लिख दो। अब इसको भी उतार लो भाई, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट है। बट ये हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई जो डायपोल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मतलब डायपोल इन द सेंस की डायपोल के जो एटम है बहुत पास पास होते हैं, यानी ये जो एल, ये जो हमने क्या लिया एल लिया, बहुत छोटा होता है एज कंपेरिजन टू आर, जो एल होता है बहुत छोटा होता है एज कंपेरिजन टू आर, क्योंकि डायपोल क्या होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं भाई, मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं डायपोल, तो ठीक है। सो एक काम करते हैं, एक और स्लाइड लेके इसको करते हैं, ठीक है, वरना बहुत खोज पोच हो जाएगा। इस फॉर्मूले को जरा फिर से रीराइट कर रहे हैं। ई नेट का फॉर्मूला आया था क्या,
ई नेट का हमने फॉर्मूला निकाला अभी, क्या निकाला, 2kpr अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं फोर स्मॉल डायपोल, अगर हम स्मॉल डायपोल के लिए बात करें तो भाई ये जो आर होता है ना बहुत बड़ा होता है भाई साहब एल से। जो आर होता है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है वो बहुत बड़ा होता है और ये एल बहुत छोटे होते हैं, दो चार्ज के बीच में दूरी बहुत छोटी होती है। तो अगर एल इतना छोटा है तो एल स्क्वायर को तो भाई नेगलेक्ट कर सकते हैं, हम जीरो मान सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया, ठीक है। सो ई नेट का फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, ई नेट बराबर 2kpr, एल तो जीरो हो गया तो बचा क्या, आर स्क्वायर, और एक ऊपर भी तो स्क्वायर चढ़ा था तो क्या आ गया भाई 2kpr अपॉन में r की पावर 4। एक आर ने एक आर को मार दिया और यहाँ पे आपका ई नेट कितना आ गया भैया जी, ई नेट आपका आ गया 2kp अपॉन में r की पावर 3, 2kp अपॉन में r की पावर 3, ठीक है। ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को आप लोग या तो अगर याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आपको प्रोसेस तो समझ में आ गया, ड्राइव करके रिजल्ट को निकाल सकते हो। बेटर होगा कि भाई इसका रिजल्ट याद कर लो, ठीक है। यहां से हम साफ साफ देख सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के क्यूब पे। थोड़ा ये चौंकाने वाली रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज के वजह से, किसी आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। बट यहाँ पे तो आर क्यूब हो रहा है, तो हाँ डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फास्ट डिप्लीट करता है। लिख लेना क्या, फॉर डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीट फास्टर, ठीक है, एज कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके तुलना में डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी कम होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिपेंड कर रहा है आर की पावर क्यूब पे। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए क्या, अगर हम आर को डबल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गुना कम होगा, भाई डबल का क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कर दो, कितना आ गया, 8 आ गया ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 8 टाइम्स कम होगा, ठीक है। चलिए तो ऐसे सवाल बनते हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। सो इसमें हमने क्या देखा, इसमें देखा कि भाई जो इधर माइनस चार्ज था और इधर प्लस चार्ज है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसका भी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही आया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही आया, क्यों, क्योंकि देखो ना बड़े में से छोटा घटाया था, पॉजिटिव रिजल्ट आया था हमारा, इट मींस वो मेरा E2 की वैल्यू बड़ी है भाई, ठीक है। E2 की वैल्यू यहाँ पे बड़ा, तभी तो भाई नेट रिजल्ट पॉजिटिव आया ना, इधर की तरफ आया, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होता है इसलिए पॉजिटिव साइन आता है। बट अगले वाले में ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला हम करने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्विटोरियल पॉइंट को प्यार से परपेंडिकुलर पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। आओ पहले डायपोल बनाते हैं फिर समझते हैं। ये रहा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, थोड़ा नीचे बना रहे इसको, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो गया भाई, और ये यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, सेंटर से अगर बोलूँ तो ये L, तो ये भी L। अब इनके परपेंडिकुलर पॉइंट पे निकाल रहे भाई साहब, यहाँ पे इस x पॉइंट पे हम क्या निकालने वाले हैं, इस x पॉइंट पे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले ड्यू टू दिस डायपोल। अब क्योंकि परपेंडिकुलर पे है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। चलिए कैसे करें तो भाई पहली बात तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि चार्ज से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस लूंगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा। तो भाई डिस्टेंस के लिए एक काम करो, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन करने वाले हैं, आइए ज्वाइन कर देते हैं भाई, ठीक है। सो ये ज्वाइन कर दिया इससे, ये ज्वाइन कर दिया इससे, ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूं। आ जाओ निकालते। इस प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ही जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल, है ना। इसको पहला चार्ज मान लो, इसको दूसरा चार्ज मान लो, यानी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, पर माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ आएगा नीचे, तो ये आ गया इधर, ये E2 आ गया। अगर मैं बोलूं E2 की वैल्यू निकालो, अच्छा देखो एक चीज क्या,
हमेशा डायपोल के सेंटर से जो उस पॉइंट की दूरी होती है उसको हम आर लेते हैं। कितना लेते हैं? आर। तो क्या ये वाला दूरी नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल। ये देखो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये भी डिस्टेंस निकल जाएगा क्या? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत आसान था निकालना। बस आपको क्या निकालना? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप ये हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। और यही तो डिस्टेंस है हमारा इस पॉइंट का 4 से, इस पॉइंट का 4 से। ध्यान से देखो, दोनों डिस्टेंस सेम है। दोनों डिस्टेंस क्या बेटा? सेम। मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा भाई। ठीक है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा है। अच्छा सुनो, अब देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहीं ना कहीं इधर ही आएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल्ड मोमेंट का डायरेक्शन मेरे पास इधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आ रहा है। यानी इस बार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है डायपोल मोमेंट के। ठीक है, चलिए सबसे पहले E1 E2 निकालते हैं, फिर तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलो तो पहली बात करते हैं। अच्छा देख, ये थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। चलो तो अभी ब्रेकडाउन बाद में करेंगे कॉम्पोनेंट में, पहले E2 E1 की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, आओ थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, इसको साइड में लगा रहे हैं ताकि E1 E2 की वैल्यू निकाल सके। देखो E1 की वैल्यू कैसे निकाले भैया? तो डिस्टेंस तो सेम है जो इसका है, तो फॉर्मूला क्या होता है? के, चार्ज क्या है? Q अपॉन में R का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो भाई। ठीक है, ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हमने कर दिया जी स्क्वायर। ठीक है, हाँ वो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे ही E2 की वैल्यू बताओ। E2 की वैल्यू क्या आएगा? सिंपल के, चार्ज तो सेम ही है ना, क्यू है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और डिस्टेंस भी भाई साहब सेम है। देखो ना, डिस्टेंस भी क्या है? सेम है। तो भाई क्या हो गया? अंडर रूट आर प्लस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और इनका हमने क्या कर दिया? होल स्क्वायर। ठीक है, चलो बाद में इससे काट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसको। ठीक है, चलो अब क्या करें? अब क्या करें? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब भाई यहाँ पे तो दो थीटा एंगल पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक थीटा, इसको कैसे सॉल्व करें? एक डायरेक्शन में होता है तो प्लस माइनस कर देते हैं यहाँ पे, एक डायरेक्शन में नहीं है ना तो कोई बात नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं है तो इसको हम ले लेते हैं, एक डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लेके कर लेंगे। ठीक है, देखो भाई सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है E2, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है E1। और तुम ध्यान से देखो, E1 E2 की वैल्यू सेम है, जो वैल्यू ये वैल्यू ये है, यानी कि यहाँ पे क्लियरली E1 बराबर है E2 के। ठीक है, पहला इक्वेशन, और दूसरे इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि E1 E2 इक्वल है भाई। ठीक है, तो इसको हम E के बराबर ले रहे हैं, यानी कि ऊपर में भी अपन E मान लेंगे और इसको भी E मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करने वाले? कंपोनेंट में ब्रेक करने वाले हैं। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आओ करना स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, देखो ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इसका थीटा के अलॉन्ग वाला कॉम्पोनेंट क्या आता है? E cos थीटा, और इसका थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है? E sin थीटा। ऐसे ही इसका थीटा के अलॉन्ग कंपोनेंट क्या आएगा? E cos थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आता है? E sin थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे साफ साफ है बेटा, E1 बराबर है E2 के, यानी ये साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्यों? यहाँ पे लिख लेना क्या? क्योंकि ये इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेना क्या? E sin थीटा component will cancel out because they are equal and opposite. They are equal and opposite. इक्वल अपोजिट है इसलिए भाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या? ई कॉस थीटा। तो भाई कहीं ना कहीं जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और ई कॉस थीटा कितना हो गया? 2e cos थीटा कितना आ गया भाई? 2e cos थीटा। तो ई नेट की वैल्यू आ गई है हमारे पास क्या? 2e cos थीटा। ठीक है, क्या ये रिजल्ट? नहीं। अब हम क्या करेंगे? जो जो वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं। ठीक है, जो जो वैल्यू है क्या करने वाले हैं? हम पुट करने वाले हैं। आइए पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? ये रहा, दोनों तो ई की वैल्यू, क्योंकि दोनों बराबर है, कोई सा भी ले सकते हो इनमें से। ठीक है, तो पुट करो भाई यहाँ पे ई नेट बराबर 2। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सामने देख सकते हो बेटा, के क्यू अपॉन में, अच्छा ये
एक काम करते हैं, सीधे काट ही दे रहे हैं इसको, ठीक है, ये कट गया तो लिख सकते हो क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मुझे तुम बताओ एक बात, क्या कि इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या है? एक ये वाला ट्रायंगल ले लो भाई, इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा बता सकते हो? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम, क्या कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बेस अपॉन में, अच्छा साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं भाई, कॉस थीटा उस ट्रायंगल में क्या आएगा, बेस, बेस कितना भैया जी, बेस तो एल है, अरे ये ट्रायंगल देखना तो यहाँ पे एल ही होगा ना, 12 थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो बेस क्या भाई, बेस एल है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये है ना, हाइपोटेन्यूज क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको उठाओ और कॉस थीटा में चिपका दो, ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ गया, एल अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। चलो बस डेरिवेशन खत्म होने वाला है, थोड़ा सा सब्र कर लो, बस 2 मिनट और, ठीक है, 2 मिनट में ये डेरिवेशन का हम दी एंड कर देंगे। अब आ जाओ, इसको जरा एक बार फिर से रीराइट कर रहे हैं, ई नेट बराबर 2 के क्यू, है ना, के क्यू, और क्या करें, और क्या करें, इस एल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये 2 क्यू एल कुछ होता है, हाँ डायपोल मोमेंट होता है, तो इसके पे डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, जिसका पावर कुछ नहीं होता, उसका पावर 1 मान लेते हैं। अच्छा देखो ये सेम टर्म है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या मैं रूट हटा के 1/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये बेस हो गया सेम, अगर बेस हो गया सेम तो पावर हो जाएगा ऐड, तो 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2, 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2, और यहाँ पे लिख सकते हो P बराबर क्या, 2QL, यानी 2QL की जगह पे P लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया KP अपॉन में, बेस सेम है तो लिख दो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बट पावर ऐड हो जाता, बेस सेम मल्टीप्लाई में पावर ऐड, तो 1 प्लस 1/2 कितना आ गया, 3/2 आ गया भाई साहब, ठीक है, 3/2 आ गया। और अगर आप इतना करके छोड़ दिए तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है, क्यों? मैंने बताया क्या कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, डायपोल मोमेंट इधर है, ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन लगाओगे भाई साहब, वरना गलत हो जाएगा। तो केपी अपॉन में ये आ गया क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब इतने तो समझदार हो गए हो आप कि आपको पता है कि ये फाइनल रिजल्ट अभी नहीं है, रियलिटी में तो डायपोल बहुत छोटे होते हैं, अब NaCl के मॉलिक्यूल देखो कितना छोटा होगा, ठीक है, सो भाई रियलिटी में डायपोल तो बहुत छोटे होते हैं, तो छोटे हैं तो स्मॉल डायपोल के लिए भी इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, यही करवा दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर ले रहे बेटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 4 स्मॉल डायपोल, 4 स्मॉल डायपोल, ठीक है, अगर डायपोल बहुत छोटा है तो भाई एल नहीं आर जो है, ये जो दूरी है, ठीक है, आर बहुत 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 बड़ा होता है एल से, तो भाई अगर एल से आर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एल स्क्वायर तो भाई बहुत छोटा हो गया, एकदम 0 के बराबर मान लो, ठीक है, 0, ठीक है, तो एल स्क्वायर तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म तो हो गया भैया जी 0, तो ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा क्या, ऊपर में माइनस का केपी है, ये तो 0 हो गया, तो भाई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो 3/2 से, 2 ने 2 को मार दिया, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या आ गया, ई नेट का फॉर्मूला आया है माइनस का केपी अपॉन में आर की पावर 3, वेक्टर साइन लगाना है लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है, दिस इज आर फाइनल रिजल्ट, क्या है, माइनस के पी अपॉन में आर क्यू, ठीक है। तो जरा दोनों में कंपैरिजन कर ले रहे हैं फटाफट, इधर हमने एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है, ड्यू टू डायपोल, और इधर हमने क्या निकाला था, इक्विटोरियल पॉइंट पे, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। चलो ये माइनस ये प्लस, इनके बीच में डिस्टेंस 2L होता है। अब भाई क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आ रहा था और हमारा डायपोल मोमेंट भी क्या होता है, इधर ही होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आया था भाई, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था 2kp, याद रखना 2kp, वेक्टर लगाना, वेक्टर लगा सकते हो 2kp अपॉन में आर क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला आया था इसके लिए, है ना। अच्छा वही इसकी बात करें तो भाई इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है, बट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था कितना आया था, कितना, माइनस का केपी अपॉन में आर क्यू, ठीक है। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ,
ये नेट कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला, ये नेट कौन सा है, एक्सियल वाला। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये जो एक्सियल वाला डायपोल है, एक्सियल मतलब डायपोल की वजह से एक्सियल पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो डबल है इसके। देखो केपी अपॉन में आर क्यूब है, केपी अपॉन आर क्यूब, यानी यहाँ पे 2 लिख दो, और ये केपी अपॉन में आर क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, इक्विटोरियल वाला। ठीक है, सो यहाँ पे इक्विटोरियल वाले के नेट के डबल होता है। ठीक है, सो भाई एक्सियल वाला इससे डबल है, देख सकते हो एक्सियल वाला इससे क्या बेटा, डबल है, बट साइन इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब डायपोल मोमेंट का ऑपोजिट होता है, और इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलग होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर सही लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ, टिल देन बाय।